नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम हंट एक नया मौका लेकर आया हुआ है, जहां पर आप सीयूटी यूजी की सारी क्लासेस, चाहे आप बीए की तैयारी करना चाहें, बीए के अलावा चाहे आप बीकॉम की तैयारी करना चाहें या बीएलएलबी की तैयारी करना चाहें या ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर ह्यूमैनिटीज डोमेन या लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के माध्यम से आपका बीएससी में एडमिशन हो जाता है, वहाँ आप तैयारी करना चाहें तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अभी हमारे यहाँ पर बीएससी की क्लासेस नहीं है, लेकिन कुछ समय में बीएससी की क्लासेस भी यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएँगी। आज के इस लेक्चर में हम सीयूटी यूजी 2026 के लिए हिस्ट्री डोमेन की चर्चा करने वाले हैं और हिस्ट्री डोमेन में पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ईंट, मनके और अस्थियाँ। इसमें इस चैप्टर का मुख्य जो हेडिंग है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। जो आपके चैप्टर का, जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है, तो इस पहले चैप्टर की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि आपकी सारी क्लासेस जो भी चलेंगी सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी 2026 के लिए, वो पूरी तरीके से यूट्यूब पर चलेंगी। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिस पर अभी आप क्लासेस देख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपकी सारी क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं। आपको क्लास नोट्स और टेस्ट के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर आपको एग्जाम हंट जैसे ही सर्च करेंगे आपको एक ऐप आएगा। आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जब आप जाएंगे फ्री कंटेंट में, तो फ्री कंटेंट में ही आपको फोल्डर देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के फोल्डर वहां पर बने हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएटी, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट के हैं। तो वहां से आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहें आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर आप देखेंगे तो टेस्ट का भी ऑप्शन रहेगा, तो फ्री टेस्ट में जाकर आप टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना कंपलसरी है। अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तब आपको नोट्स और टेस्ट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम हंट 3 सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 73887659 इस पर आप कॉल और मैसेज के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सूचना समाप्त हुई, अब हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, ईंट, मनके और अस्थियां, अस्थियां। तो इसमें आपको सबसे पहले जो चीजें पढ़ना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता। अब कैसे हम जाने कि इस चैप्टर में हमको इसी चीज को पढ़ना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पहले ऐसी नगरीय सभ्यता थी जहां पर हमको ईंट देखने को मिला है। ईंट के साथ साथ मनके, जिनसे आभूषण बनाए जाते थे, गले में पहने जाते थे, हाथ में पहने जाते थे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमको मिली है ईंटों के माध्यम से, मनकों के माध्यम से, मृत भांडों के माध्यम से, और इसके साथ ही साथ कुछ हमें शव मिले हैं, अस्थियां मिली हैं। उनसे हम जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी लगा पाते हैं। और इसका काल निर्धारण कैसे किया गया, तो इतिहास के जो भी विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे C14 विधि, कार्बन 14 विधि। तो इस विधि के माध्यम से आप किसी भी चीज की आप आयु उसकी पता कर सकते हैं कि वो वस्तु कितनी साल पुरानी है। तो यहाँ से इसका हम आयु निर्धारण करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले सभ्यता के बारे में जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका क्या टाइम पीरियड है और इसकी खोज किसने की थी। और मैं आपको बताऊंगा खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है, ये भी आपको अभी कुछ देर में मैं बताऊंगा। तो पहले हम परिचय के बारे में इसके देख लेंगे, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, टाइम पीरियड क्या है और इसकी खोज किसने की थी। इसके बाद इसके जो प्रमुख स्थान है,
कौन कौन से ऐसे स्थान है, जैसे स्थान में आपको हड़प्पा का नाम देखने को मिलेगा, हड़प्पा के साथ साथ आपको मोहनजोदड़ो का नाम देखने को मिलेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। और इस सभ्यता का आकार कैसा है, क्या इसका आकार चतुर्भुज के आकार का है, ऐसा है, या त्रिभुजाकार है, ऐसा है, या गोलाकार है, कैसा इसका आकार है, इसके आकार के बारे में देखना है। साथ ही इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता के विकास में कौन कौन से कारक मुख्य हैं, चाहे उसमें वो भवन हो, बड़े बड़े महल हो, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, और जो नगर बनाए गए हैं, नगर के चारों तरफ क्या बाउंड्री वॉल है, ये हम इसमें देखेंगे। और इसमें अगला टॉपिक है कि व्यक्ति जो यहाँ रहते थे, यहाँ के जो नागरिक थे, वो कैसे जीवन निर्वाह करते थे, निर्वाह करने के लिए कौन कौन से साधन थे। तो सबसे बेसिक साधन होता है कृषि। किसी भी चीज का निर्वाह करने के लिए कृषि बहुत जरूरी है। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो पहले आप देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति आपके स्टोन एज में थे, पाषाण काल में थे, तो पाषाण काल में क्या करते थे, वे लोग आखेट का काम करते थे। आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करते थे, शिकार करते थे, तो शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन इस सभ्यता में आकर ये सभ्यता आपकी नगरीय हो जाती है, तो यहाँ पर कृषि भी आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ व्यापार भी आपको इस सभ्यता में देखने को मिलेगा। अगर किसी सभ्यता के बारे में हमको जानना है, जो सभ्यता पहले बीत चुकी है, तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो उसको जानने का सबसे अच्छा साधन है कि वहां पर जो शव मिले हुए, हमको जो कब्रिस्तान मिले हुए हैं, उस कब्रिस्तान में हम जाएंगे, उस खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद देखेंगे कि कब्रिस्तान में जो व्यक्ति जिनकी लाश को वहां पर दफन किया गया है, उनके साथ क्या क्या चीजें और दफनाई गई हैं। जैसे किसी व्यक्ति को दफनाया पहले जाता था, तो उसके साथ कुछ कीमती वस्तुएं उसको रखी जाती थी, कीमती वस्तुएं रखी जाती थी। साथ ही उसके साथ जो है डेली यूज की जो चीजें होती थी, दैनिक यूज की जो चीजें होती थी, वो उसके पास रखी जाती थी। जो विलासिता की वस्तुएं होती थी, कपड़े होते थे, ये उनके पास रखे जाते थे। ऐसा उन लोगों का मानना था कि अगर ये उस कब्र के अंदर रहकर अपना दिनचर्या करना चाहें, तो इन सब चीजों का, इन सब वस्तुओं का अपना उपयोग कर सके, इसलिए ये चीजें उनके साथ दफन की जाती थी। ऐसा उस सभ्यता के लोग अपना सोच के करते थे, लेकिन आते आते ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से हमको उस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलने लगी। और फिर हम देखते हैं कि इस सभ्यता का अन्य सभ्यता से संबंध कैसे है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका मिस्र की सभ्यता जो है, इससे क्या संबंध है। साथ ही साथ मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इससे क्या संबंध है। तो इस संबंध को भी हम इसमें देखेंगे। और इस सभ्यता में हमको लिपि कौन सी देखने को मिली है, मुहरें कौन सी है, और बाट कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपको लिपि मिली है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन लिपि के बारे में हम नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमको चीजें यहाँ पर मिली हैं, चाहे वो मुहरें मिली हों, बाट मिले हों, बाट के अलावा जो शव में चीजें मिली हुई हैं, और जो वस्तुएं मिली हुई हैं, भवन मिले हैं, जल सामग्री मिली हुई है, जल निकासी की व्यवस्था, बाउंड्री, ईंट, ये सब चीजें जो मिली हैं, तो इससे हम इस सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी लिपि के बारे में पढ़ें तभी उसके बारे में हम पता लगा सकें। साथ ही साथ शासन प्रणाली के बारे में हम इसमें देखेंगे, और इस सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, ये भी हम देखेंगे कि एक ऐसी सभ्यता जो जब व्यक्ति अपने आप के, अपने अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ था, वो पाषाण युग से आरंभ होके धीरे धीरे अपनी सभ्यता को बना रहा था, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता कैसे एकदम अपने उफान पर थी, और कैसे इसका अंत हो गया, इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो हमारे इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने जो भी वस्तुएं यहाँ पर खोजी हैं, वस्तुएं खोजने के बाद उनका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। क्योंकि जो हमें वस्तुएं मिलती हैं, अब वस्तुएं मान लो कि आपको 4000 साल पुराना वस्तु मिल रहा है, 5000 साल पुरानी वस्तुएं मिल रही हैं, ये आपको हूबहू उसी चीज में नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि वह चीजें आपको टूटी फूटी मिले, तो उन चीजों का हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट होगा, तो आपको प्रत्येक क्लास को एकदम आराम से करना है। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको एमसीक्यू सेशन कराया जाएगा। अगर आप
अगर आप इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप सारे क्वेश्चन को एकदम आराम से हल कर लेंगे। तो अब हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिए, इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो जो भी बच्चे जो आज तक कभी भी इतिहास नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले उनके लिए है ये कि ACBD क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आपका BD क्या होता है। तो पहले अंग्रेजी में BC का प्रयोग किया जाता था, तो इसको छोड़ते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। तो इतिहासकारों ने जो है एक टाइम पीरियड माना है। इतिहासकार जो भी होते हैं, हिस्टोरियन, इन्होंने इतिहास को पढ़ने से पहले एक टाइम बनाया हुआ है, बाउंडेशन। और ये है, जैसे आप संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो संख्या पद्धति में क्या होता है, जीरो होता है। ये जो जीरो होता है वही उसका ओरिजिन होता है, मूल होता है। तो अब हम जितना इधर जाएंगे तो इधर हम पॉजिटिव मानते हैं और इधर जाएंगे तो निगेटिव मानते हैं। तो ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तब संख्या पद्धति में क्या होता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, मतलब जो भी संख्याएं हमारी होती हैं इधर सब पूरी पॉजिटिव होती हैं। वैसे जब हम इधर जाते हैं तो -1 होता है, -2 होता है, -3, -4, ऐसे हमारा निगेटिव में बढ़ता जाता है। तो सेम वैसे इतिहासकारों ने किया है कि जो जीरो है, ये जीरो इन्होंने माना है ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह का जन्म जो है आपका 1 ईस्वी में होता है, 1 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो यही टाइम पीरियड जो इनका माना गया है, यही एकदम ओरिजिन है इतिहास का, कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको हम ईस्वी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ईस्वी। और इसी को हम एडी भी लिखते हैं, एडी। एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम BC के नाम से जानते हैं। BC माने बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको हम BC में लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उसको ईस्वी या एडी में हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमको किसी भी घटना के बारे में जानना है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले है, तो उसको हम BC में कैसे लिखेंगे। मान लो कि ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले घटनाएं हुई हैं, तो इसको हम लिखेंगे 200 वर्ष ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले, या 200 BC, ऐसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेम वही अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की चीजें हुई है तो उसको हम लिखेंगे 200 AD। ये डिफरेंस यहाँ पर होता है। अब इसमें क्या है कि इसका नाम जो है धीरे धीरे बदलता आया हुआ है, इसका स्वरूप जो है धीरे धीरे बदलता आया है। तो उसी की हम चर्चा इसमें कर रहे थे कि अंग्रेजी में BC या हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीजें जो होती हैं उनको हम ईसा पूर्व या BC या ईसा पूर्व इन चीजों में लिखते हैं। और इसी चीज को आप जो है जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है तो उसी को हम AD में लिखते हैं, एनो डोमिनी। हिंदी में उसको ईस्वी, ईस्वी लिख के डॉट दे दिया जाता है। तो ये हुआ नामकरण की पद्धति। अब नाम इसका कैसे कैसे बदला। अब ये जो हमारा AD है, AD का ही यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है, फुल फॉर्म एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द से बना है, एनो और डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसके बाद की चीजों को हम लोग AD के रूप में लिखते हैं। और अब धीरे धीरे जो है वो AD की जगह पर CE लिखा जाने लगा है। AD को जो है वो CE के रूप में लिखा जाने लगा है, और BC को जो है BCE के रूप में लिखा जाने लगा है। किसमें, BCE। अब BCE का मतलब क्या होता है, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। तो कॉमन एरा क्या है,
कॉमन एरा अभी हमने आपको जो संख्या पद्धति वाला लिख के बताया था, 0 वाला, तो यही है। कॉमन एरा इधर हम जाएंगे तो कॉमन एरा हो गया, और इधर जाएंगे तो बिफोर कॉमन एरा हो जाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग होना सामान्य हो गया है। तो जितने भी हिस्टोरियन हैं, जो भी चीजें अब घटित हो रही हैं, उसको नई नई जो किताबें आ रही है उसमें कॉमन एरा CE और BCE का प्रयोग देखने को आपको मिलता है। और कहीं कहीं पर इसकी जगह पर हमको BP का प्रयोग देखने को मिलता है, BP। तो इस BP का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो इतिहास के बच्चे हैं, जो कभी इतिहास नहीं पढ़े हैं अब इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। या आगे भी अगर आपको साइंस से ह्यूमैनिटीज डोमेन में आ रहे हैं तब आपके लिए ये जरूरी है कि आप इसको जान लें। तो अब इतना आपको समझ में आ चुका होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता दें कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो चीजें हुई हैं उसको हम ईस्वी में लिखते हैं, और ईसा मसीह के पहले के जो चीजें हैं उसको हम लोग BC में लिखते हैं। ठीक, इतना कंफर्म हो गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मुहर देखने को मिली है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर मुहर देखने को मिलता है। और ये मुहर की जानकारी कब होती है? तो इस मुहर के बारे में हमको सबसे पहले सन 1856 में, यहाँ पर सन 1856 में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम जो होते हैं, कनिंघम व्यक्ति थे। तो इनको ये चीजों की व्यवस्था दी गई थी, इन चीजों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जितने भी प्राचीन पुरातात्विक चीजें हैं उनके बारे में आप जानकारी को इकट्ठा करिए। तो 1856 में इन्होंने सबसे पहले इस मुहर के बारे में जो है अपनी एक राय प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले इस मुहर के बारे में किसने बताया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था। कब बताया था? 1856 में। और इस मुहर के बारे में इनको जानकारी इकट्ठा करने पूरा 3 साल का समय लगा। सन 1853 से लेकर 1856 तक इन्होंने पूरा एकदम रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हालांकि उस समय इन्होंने एक प्रयास किया था लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हुए थे। तो ये इसके बारे में चीजें हुई। तो हड़प्पा सभ्यता संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर प्राप्त हुई है सबसे एकदम यूनिक चीज है यहाँ की, ये यहाँ पर बताया गया है। और ये हड़प्पा सभ्यता जो आपकी बनी हुई है, हड़प्पा सभ्यता में ये जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, तो ये मुहरें साधारण तौर पर सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इस पर क्या होता था कि जानवरों के चित्र बनाए जाते थे और कुछ चीजें लिखी जाती थी। तो आप इस मुहर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक आपको ऐसे सांड देखने को मिल रहा है। ये सांड है जिसके यहाँ पर एक सींग वाला सांड इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एक सींग यहाँ पर दिख रही है और ऊपर कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, और इसी चीज को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें बनती थी किस वस्तु की बनती थी? तो वो सिलखड़ी की बनती थी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि यहाँ जो लिपि है वो लिपि कैसी है, क्या उसको पढ़ा जा चुका है या नहीं पढ़ा जा चुका है? तो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, तो इसको हम लिख देंगे कि ये लिपि जो है अपठनीय है। अभी तक इस लिपि के बारे में पढ़ा लिखा नहीं जा चुका है। तो यहाँ के व्यक्तियों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो आवास मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, आभूषण, औजार, मोहरें, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करके हमको इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बेसिक जानकारी थी। अभी मैं आपको एकदम और डिटेल से चीजों को बताता हूँ। अब हम लोग थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। तो इसके परिचय को हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या बेसिक परिचय है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो अभी मैंने बताया कि सन 1853 से लेके 1856 के मध्य
अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने जो है सबसे पहले यहाँ पर मुहरों का अध्ययन किया था और मुहरों का अध्ययन करके बताया था कि ये हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हैं। इसके बाद सन 1856 के आसपास ही आप देखेंगे तो 1853 के आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में रेलवे निर्माण का काम किया जा रहा था। किसका? रेलवे के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा सभ्यता से आपको बहुत सारी ईंटें देखने को मिलेंगी, ईंट। तो इन सब ईंटों को निकाल के रेलवे लाइन बिछाने में काम किया जाने लगा था। तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी आपकी ईंटें मिली, इन सारी ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग किया जाने लगा। और इस रेलवे लाइन में जब ईंटों का प्रयोग कर दिया गया तो यहाँ पर आपकी अधिकतर सभ्यताएं तो उसी से नष्ट हो गई। तो जो बची खुची सभ्यताएं जो बची थी, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाते, तो यहाँ से इन्होंने ईंटों को निकाल लिया गया। ईंटों को निकाल लेने से क्या हुआ कि सारी चीजें नष्ट हो गई, जो भी चीजें थी दब गई, या जो हमको यहाँ से मृदभांड मिलने वाले थे, आभूषण मिलने वाले थे, वो सब परत दर परत जब हम खुदाई करते चीजों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो वहां से मिलता, लेकिन नहीं, इन्होंने पहले ही उन चीजों को ईंटें निकाल लिया और नष्ट हो गई, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। और ईंटों को निकालने वाले व्यक्तियों में 2 व्यक्ति थे। इसमें आपको नाम मिलेगा जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन। तो ये जो दोनों व्यक्ति थे, इन्होंने ही रेलवे लाइन बिछाने का इन्हें कुछ टेंडर मिला हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि कहाँ से ईंटें उठाई जाएं, पेड़ कहाँ से काटा जाए। इन्होंने देखा कि हड़प्पा में इनको ईंटें मिल रही हैं, तो यहीं से ईंटों को ये लोग उठा ले गए। आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो यहीं पर इनको जो है एक प्रकार का चोर कहा गया है कि चीजों को चुराने वाले लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। तो उन चोरों में इन दोनों का नाम शामिल हो जाता है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि 1853 से 56 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सन 1826 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। तो इन चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता पर थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास किया था, हालांकि वे विफल रहे। इसके बाद सन 1921 में आपको दयाराम साहनी। तो ये जो दयाराम साहनी है, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पर अपनी खुदाई चालू की। और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है आपको 1922 में फिर दूसरी बार जो है वो राखालदास बनर्जी। फिर राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों जगहों की खुदाई हुई। और खुदाई के बाद चीजों के बारे में पता चला, और उसी समय ही पता चला कि यहाँ पर पहले एक सभ्यता निवास करती थी जो वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। तो इस सभ्यता के बारे में इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, अधिकतर जो स्थान मिल रहे हैं, पूरा स्थान, तो ये सारे स्थान आपको नदियों के किनारे मिल रहे हैं। ये नदियां कौन कौन सी थी? तो ये नदियां आपको सिंधु नदी है, रावी नदी है, सरस्वती है, इसके अलावा आपको घग्गर मिलेंगी, घग्गर नदी है, फिर आपको मादर नदी है। तो ऐसी नदियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अधिकतर जो स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं वो सिंधु और रावी नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि अधिकतर स्थान जो है वो सिंधु नदी के पास खोजे गए थे। अब हम देख लेते हैं इसका आकार कैसा है।
तो अगर आप भारत का मैप ऐसे देखेंगे, ये भारत का मैप है, ये भारत के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ यहीं पर ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, पाकिस्तान है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान में ही यहाँ पर जो आपका एरिया है वो बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के बाद यहाँ पर कुछ जगह हैं जिसको हम सिंधु के नाम से जानते हैं, सिंध प्रांत, और ये जो एरिया था उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों में, जिसको पंजाब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अधिकतर जो चीजें हैं, जो स्थान है प्राप्त हुए हमको इसी स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे जो उत्तर में स्थान प्राप्त हुआ है वो आपका जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ है, सबसे उत्तर में जो आपका स्थान प्राप्त हुआ है वो जम्मू में प्राप्त हुआ है, और इसका नाम है मांडा। ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो मांडा है आपका सबसे उत्तर में। और उसके बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आप पाएंगे तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के पास में MH, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के पास में आपको दैमाबाद जगह मिलेगी। क्या है? दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद आपको जगह मिलेगी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पूर्व में आएंगे तो पूर्व में आपको यहीं पर यूपी है, तो यूपी में आपको एक जगह मिलेगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, तो ये यूपी में जगह है आलमगीरपुर। और सबसे जब आप पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में आपको बलूचिस्तान ये है, तो इसी बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गिंडोर, सुतका गिंडोर, तो ये 4 जगह हैं। ये सबसे उत्तर में आपका मांडा है, सबसे दक्षिण में आपका दैमाबाद है, उसके बाद पूर्व में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में सुतका गिंडोर है। तो जब आप इन सब को मिलाएंगे तो आप ऐसे मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद आपको एक त्रिभुजाकार आकार देखने को मिलता है। ये जो आलमगीरपुर है ये थोड़ा और साइड में इधर बन जाएगा, तो आप जब प्रॉपर मैप में बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा। त्रिभुज में सबसे ऊपर यहाँ पर मांडा आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आलमगीरपुर हो जाएगा, यहाँ पर मांडा हो जाएगा, और बीच में ही आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, और नीचे आपका दैमाबाद हो जाएगा, और यहाँ पर बलूचिस्तान का सुतका गिंडोर। तो ये जो त्रिभुजाकार आकार आपको देखने को मिल रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का आकार हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो आकार यहाँ से आपको त्रिभुजाकार देखने को मिल रहा है, आकार त्रिभुजाकार था। और इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, क्षेत्रफल इसका कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अभी तक जितना भी जगह हमको प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर प्राप्त हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग है, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से टोटल 2000 साइट्स प्राप्त हुई है। ऐसे जो है 2000 स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमको प्राप्त हुए हैं। अभी भी इस पर खोज जारी है और आगे भी खोज इस पर चलता रहेगा, तो हमें और भी चीजें प्राप्त होती रहेंगी। इसके जो अधिकतर स्थान है वो पाकिस्तान में है, अधिकतर स्थान जो है आपके पाकिस्तान में है, और कुछ आपके स्थान भारत में है, पाकिस्तान में है और कुछ आपके भारत में है। तो ये आपको चीजें यहाँ से जानकारी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं, अभी मैंने 2 शब्द बोले थे, खोज और आविष्कार। खोज क्या होता है और आविष्कार क्या होता है? आविष्कार, आविष्कार सबसे पहले देख लेते हैं। आविष्कार उन सब चीजों को कहते हैं जिनका निर्माण किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है। निर्माण किया जाता है किसके द्वारा?
किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, व्यक्ति विशेष द्वारा। अब इसके उदाहरण जैसे हैं, जैसे आविष्कार में, जैसे बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, सिलाई मशीन का आविष्कार, मोबाइल फोन का आविष्कार। तो ये सब चीजें जो हैं वो आविष्कार के अंदर आएंगी। लेकिन खोज में क्या होता है कि आपके पास चीजें बनी बनाई पहले से ही होती हैं। खोज में वे वस्तुएं शामिल होती हैं, वे चीजें शामिल होती हैं जिनका पहले से ही निर्माण हुआ रहता है, पहले से ही निर्माण किया गया रहता है। अब इसमें आपके रास्ते हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, इसके साथ ही साथ रास्तों के निर्माण, रास्तों की खोज के साथ साथ किसी सभ्यता के बारे में हुआ, सभ्यता। तो इन सब के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उसको आविष्कार ना बोल के उसको खोज बोला जाता है। रास्ते के बारे में, जैसे कोलंबस ने खोज किया था, भारत की खोज के लिए वो व्यक्ति निकला हुआ था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया हुआ था। और वास्को डिगामा ने भारत के लिए रास्ते की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी। भारत आपको कैसे जो है यूरोप से होके भारत पहुंचना है, उसके लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो और ये सभ्यता, इस सभ्यता के बारे में जिन्होंने पता लगाया, चाहे वो दयाराम साहनी हो, रखालदास बनर्जी हो, तो इन्होंने इस सभ्यता के बारे में पता लगाया, तो उसको हम खोज बोलेंगे कि उन्होंने इसकी खोज की, ना कि इसका आविष्कार किया। तो यही है, आविष्कार में चीजों को बनाया जाता है, अपने द्वारा बनाया जाता है, उसका पूरा एक पैटर्न होता है। लेकिन खोज में क्या होता है, खोज में चीजों को बनाया नहीं जाता है, बस उसको ढूंढ लिया जाता है कि कहाँ पर वो छिपी हुई है। तो ये खोज और आविष्कार में अंतर हुआ। अब हम लोग बेसिक के बारे में जान लिए हैं डिटेल से, अब चैप्टर को पढ़ना चालू करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। रीजन क्या है कि सबसे जो है ज्यादा वस्तुएं जो है इसी नदी की घाटी के किनारे मिली है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां पर सभ्यता की पहचान की गई थी। तो सबसे पहले जो साइट्स खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तीन सभ्यता आपको यहाँ पर, तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे। और इस जो सभ्यता है, ये जो टोटल आपका सिविलाइजेशन है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो कुल जो इसका टाइम पीरियड है वो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व है। अब ये सभ्यता तीन भागों में बटी है। तीन भागों में कैसी है कि प्रारंभिक हड़प्पा, जब इस सभ्यता का निर्माण जो है हो रहा था, तो इसको प्रारंभिक सभ्यता बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इसका फेज आता है उसको परिपक्व हड़प्पा बोलते हैं। परिपक्व का मतलब है कि वो सभ्यता धीरे धीरे एकदम अपने चरम पर थी, एकदम अपने उफान पर थी, तो उसको परिपक्व हड़प्पा बोलते हैं। और तीसरा जो फेज इसका आता है उसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा। तो उत्तर हड़प्पा में क्या होता है कि इस सभ्यता जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जाती है, इसका जो है पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उत्तर हड़प्पा बोलते हैं। तो टोटल इन तीनों का टाइम पीरियड मिला के जो है आपका 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड माना जाता है। तो प्रारंभिक हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरी चरण है, जो उसका मेन फेज है, तो मेन फेज का टाइम पीरियड क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है ये इसका मेन टाइम पीरियड है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तो आप मेन में ही लगाएंगे। मेन आपका क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, यही आपका एकदम परफेक्ट टाइम पीरियड है। और जो इसका पतन होता है वो 1900 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो जाता है। और इस समय तक आप देखेंगे तो भारत में वैदिक कल्चर स्टार्ट हो जाता है, वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड की बात हो गई, इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया और टाइम पीरियड आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर चीजें हमको मिली हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता से हमको बर्तन मिले हैं, हमें मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, ईंटें मिली हुई हैं, कच्ची और पक्की दोनों तरीके की ईंटें मिली हुई हैं। इसके साथ ही साथ मोहरें, बाट, मोती, तांबे और कांस्य की वस्तुएं, तांबा और कांसे की जो वस्तुएं बनी हैं वो मिली हैं, और साथ ही साथ टेराकोटा से जो है कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुएं हमको अफगानिस्तान से प्राप्त हुई हैं, बलूचिस्तान से प्राप्त हुई हैं, सिंध के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से कुछ चीजें पाई गई हैं। इनमें भारत में बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, जो अभी मैंने आलमगीरपुर बताया वही पश्चिमी भाग का ही हिस्सा है। तो आलमगीरपुर और गुजरात और महाराष्ट्र से आपको इनके चीजें देखने को मिलती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लगभग 2000 साइट्स जो है पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक कितनी पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं? तो वो 2000 पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। और ये पुरातात्विक स्थल जो मिले हैं किन किन नदियों के किनारे अधिकतर आपको मिले हैं? तो सबसे ज्यादा आपको सिंधु नदी के किनारे मिले हैं और सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पर पुरातात्विक स्थल मिलेंगे उनमें से 2/3 आपको सरस्वती बेसिन में मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंधु सभ्यता में टोटल 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है। वह जो है आपके स्थान है राखीगढ़ी आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे, ये राखीगढ़ी का एरिया है। ये राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। हरियाणा में राखीगढ़ी का एरिया है, तो राखीगढ़ी है। दूसरा मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो आप यहाँ देख रहे होंगे, सिंधु नदी के किनारे है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। तीसरा आप हड़प्पा है, हड़प्पा यहाँ देख रहे होंगे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आप धौलावीरा है, तो धौलावीरा आप यहाँ देख रहे हैं गुजरात के एरिया में स्थित है। उसके बाद गनवेरी वाला है, तो गनवेरी वाला आप देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान प्रांत में सिंधु नदी के आसपास एरिया जो है ये यहाँ पर है। तो टोटल आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 5 ऐसे मुख्य शहर हैं। इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ पर और जो साइट्स यहाँ दी गई हैं ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की ही साइट्स हैं। यहाँ पर मांडा दिया गया हुआ है, लोथल है, रंगपुर है, नागेश्वर है, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजी, तो ये सारी पुरातात्विक स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सभ्यता है कौन कौन सी नदियों के किनारे बसी हुई है, डिटेल से आपको उसमें मैं बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं कि इस घाटी का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता से पहले जो है कोई एक सभ्यता जो है जरूर पहले रही होगी, जिससे इन्होंने कुछ चीजों को सीखा। ये संस्कृतियां जो है अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मृदभांड शैली। मृदभांड शैली मतलब जो आपको यहाँ पर मटके देखने को मिले हैं, मिट्टी के जो भांड बड़े बड़े देखने को मिले हैं जिनमें वस्तुओं को संरक्षित करके रखा जाता था, चाहे वे अन्न हो या कोई और चीजें हो, तो वो रखी जाती थी। तो ये मृदभांड बनाने की शैली कहाँ से आपको मिलती है? ये हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता से और क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ पर आपको कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको बस्तियां जो देखने को मिलती हैं वो छोटी छोटी थी, लेकिन इनमें कुछ और बस्तियां थी जो बहुत बड़े आकार की संरचना में भी मिली हुई है। बड़े आकार की संरचना में जैसे आपका हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो, ये काफी बड़ी थी। उसके अलावा और जो आपकी बस्तियां थी वो काफी छोटी छोटी थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव के संकेत देते हैं। ये बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की का उद्भव कब से जो है इसके संकेत मिलने लगते हैं? लगभग 7000 BC से संकेत मिलना चालू हो जाते हैं। तो 7000 ईसा पूर्व से इसके संकेत मिलना चालू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको 6000 से मानना चालू करते हैं।
तो इसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण आता है, परिपक्व चरण, परिपक्व हड़प्पा, जिसका भी हमने आपको टाइम पीरियड बताया। टाइम पीरियड इसका लगभग 2600 आपका बीसी से लेके 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड है। ये आपका परिपक्व हड़प्पा का टाइम पीरियड है। परिपक्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा के क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। अब कोई भी सभ्यता अगर बनेगी तो सभ्यता बनने से पहले वो अपने स्टार्टिंग फेज में होगा। पहले हम अगर मान लीजिए कोई अगर घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले उसकी हम नींव बनाते हैं। तो नींव बनाने के बाद ही उसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। नींव हमने तैयार कर लिया एकदम अच्छे तरीके से, उसके बाद बिल्डिंग उस पर बनेगी। और बिल्डिंग का जो है एक लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम होता है। तो ये लाइफ टाइम जो है कब तक होता है, किसी बिल्डिंग का आपका 100 साल तक होता है, किसी का 150 साल तक होता है। तो एक समय के बाद जो है ये बिल्डिंग गिरेगी। तो जब वो बिल्डिंग गिर जाएगी तो उसी समय इसका मान लिया जाएगा कि ये नष्ट हो चुका है। तो सेम वैसे हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 6000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक ये इसका नींव निर्माण का काम हुआ। ये जो है एकदम बनने की स्थिति इसकी बन रही थी कि कैसे कैसे सभ्यता को एकदम चरम स्तर पर ले जाया जाए। तो यहाँ 2600 ईस्वी तक, 2600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर आपका नींव बनता है। नींव बनने के बाद 2600 से लेकर 1900 तक यहाँ पर आपकी बिल्डिंग एकदम बन के तैयार हो जाती है, जो इसका एकदम उत्कर्ष का फेज होता है, चरम फेज होता है। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर बिल्डिंग का डिक्लाइन होना चालू होता है। तो ये ऐसे ही सभ्यता का डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। तो वही इन्होंने बताया है कि लगभग 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती समय में इसका प्रारंभिक समय था, उसके बाद ये परिपक्व अपने अवस्था में आता है। अब यहाँ के जो व्यक्ति थे वो कैसे जीवन जीते थे, निर्वाह का क्या तरीका था। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पहली लाइन ही दिया गया है कि यहाँ के निवासी पेड़ पौधों से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, उसके अलावा जानवरों में मछली खाते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये लोग शाकाहारी भी थे, शाकाहारी, और मछली आपका मांसाहारी है, मांसाहारी। ये लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे, भोजन कैसे करते थे, शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे या इनमें से कोई नहीं, तो आप सही उत्तर पर क्या टिक करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अर्थात जो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते हैं उनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, सर्वाहारी थे। अगली लाइन है कि जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से हमें जले हुए अनाज के बारे में साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर जो पुरातात्विक अध्ययन करता है उनसे प्राप्त करते हैं, चीजों का अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ के लोग वनस्पतियों का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो आपको अनाज के दाने मिले हैं उनमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, इतनी वस्तुएं यहाँ पर आपको अनाज में देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ बाजरे के दाने के भी साक्ष्य आपको गुजरात से प्राप्त हुए हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। और चावल के दाने जो थोड़े बहुत पाए गए हैं वो आपको लोथल से पाए गए हैं। कहाँ से, लोथल गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से चावल के दाने या चावल की भूसी के साक्ष्य आपको मिलते हैं और गुजरात से ही बाजरे के दाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये लाइन आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि गुजरात से हमें बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। अनाज में बात करें तो कौन कौन से अनाज मिले हैं, तो अनाज में यहाँ पर आपको गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, इतने अनाज आपको हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। जानवर में बात करें तो कौन कौन से जानवर यहाँ पर मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से आपको जानवर जो मिले हैं उनकी हड्डियां मिली हैं। तो हड्डियों से हमने C14 विधि का प्रयोग किया, कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया और उससे पता लगाया कि यहाँ पर
आपको भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ जो ये जो जानवर अभी मैंने बताए, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर, ये पालतू जानवर थे। इसके अलावा कुछ और जानवर हैं जो पालतू नहीं थे, जंगली थे, तो उनमें आपको वराह, जंगली सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां आपको देखने को मिली हैं। घड़ियाल इसलिए आपको देखने को मिले हैं क्योंकि सभ्यता जो है नदी के किनारे है, तो घड़ियाल आपको नदियों में पाए जाते हैं, तो इसलिए घड़ियाल के साक्ष्य मिले हैं। और शुरुआती दौर में जो सभ्यता थी, तो उस सभ्यता के आसपास खूब वनस्पतियां थी, इसलिए यहाँ पर आपको जंगली सूअर और हिरण भी देखने को मिलते हैं। अगली लाइन है कि हम यह जान नहीं पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो वराह या हिरण इन और घड़ियाल, इन सब की जो हड्डियां मिली हैं, इनसे ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि जो हड़प्पा के निवासी थे वो खुद ही जाते थे, शिकार करते थे, मांस प्राप्त करते थे, या कोई और ऐसा एक समुदाय था जो जंगलों में निवास करता रहा हो या कहीं और रहा हो और वे यहाँ पर शिकार करके इनको मांस देता रहा हो। ये भी अभी नहीं पता चल पाया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मछली और पक्षी की हड्डियों के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या साक्ष्य आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको मवेशियों के, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, जंगली सुअर, हिरण, घड़ियाल, इसके साथ ही साथ मछली और पक्षियों के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? तो जीवन निर्वाह वो दो तरीके से कर सकता है। तो उसमें प्रारंभिक चरण जो आपका है, प्रारंभिक चरण है कि वो कृषि करे, एग्रीकल्चर करे, और दूसरा क्या है कि वो व्यापार करे। व्यापार कब करेगा? जब वो कृषि करेगा। तो कृषि आपका प्रारंभिक चरण हो गया। तो यहाँ से कृषि करने के बाद जो आपको अनाज मिलता है उसका आप डायरेक्ट व्यापार कर सकते हैं। अनाज के अलावा आप अनाज से जो निर्मित वस्तुएं हैं, वस्तुएं बना के उसका आप व्यापार कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उसको कच्चे माल के रूप में आप व्यापार कर सकते हैं। तो अगर जीवन निर्वाह करना है तो कृषि पर डिपेंडेंट है। आज के समय में भी अगर आप कितनी भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लें, लेकिन पेट भरने के लिए आपको कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो कृषि जो है प्रारंभिक या प्राइमरी एक्टिविटीज जो इसको हम बोलते हैं भूगोल की भाषा में प्राथमिक क्रियाएं, तो प्राथमिक क्रियाओं में कृषि आपका शामिल होता है। उसके बाद व्यापार, ये सभी आपके सेकेंडरी और टर्शियरी चीजों में आ जाते हैं। तो अगर आपको जीवन निर्वाह करना है तो कृषि जो है सबसे मुख्य है। तो सेम वही है पैटर्न यहाँ पर कि ये लोग कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करते थे। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिले हैं। अभी मैंने बताया कि अनाज के जो दाने आपको मिले हैं, गेहूं, चावल, चना, तिल, ये सब चीजें जो आपको मिली हैं, इससे कृषि के बारे में पता चलता है। और अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना भी कठिन है। ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कृषि होती थी, लेकिन कैसे खेती होती थी इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा चुका है। पता न लगने का कारण ये है कि यहाँ पर जो आपको लिपि मिली है, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर थोड़ी हद तक वो पढ़ी जा सकी होती तो वहां से हम चीजों को प्राप्त कर लेते, लेकिन अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर हम चीजों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मोहरों पर रेखांकन और मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी कि इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। सबसे पहले ही अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर सबसे पहले फेज में ही, तो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि ये जो मुहर है, तो मुहर में ये जो बैल मिला हुआ है वृषभ, तो इससे पता लगाते थे कि इसी से ये लोग खेती करते थे। अभी जैसे बैलों का प्रयोग करके कुछ समय पहले दो बैलों की जोड़ी बनाकर खेत में जुताई का काम किया जाता था, तो सेम वही जो है इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इसे वृषभ के माध्यम से खेती की जाती थी। तो यहाँ पर
बैलों के माध्यम से, वृषभ के माध्यम से खेती की जाती थी। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान आपका कहाँ है? तो चोलिस्तान अभी पूर्वी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में है ये जगह। तो चोलिस्तान और बनावली, बनावली कहाँ है? ये हरियाणा है। तो इन दोनों जगहों से मिट्टी के बने हल मिले हैं। मिट्टी के बने हल कहाँ से आपको मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। तो ये आपका एक मेन लाइन हो जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। तो यहाँ से जुते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला हुआ है, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं को दो समूहों एक दूसरों को समोड़ पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब कैसे है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये जो स्थान है आपका यहाँ पर कालीबंगन राजस्थान, तो कालीबंगन राजस्थान में जो आप खेत मिले हुए हैं, तो खेत में ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई थी, और लाइनें सिर्फ ऐसे नहीं थी, लाइनें ऐसे भी गई हुई थी। तो ये देख रहे होंगे, तो एक दूसरे को लाइनें यहाँ पर संपूर्ण 90 डिग्री पर आपको काटती हुई दिख रही है। तो इससे क्या पता चलता था कि इस सभ्यता में दो फसलों की खेती एक साथ की जाती थी। दो फसलों की खेती एक साथ की जाती थी। तो दो फसलों की खेती कैसे की जाएगी? दो फसलों की खेती कैसे की जाएगी? दो फसल जैसे कि आपका गेहूं हुआ, अभी आप देख रहे होंगे गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों, तो इन दोनों की खेती आप देख रहे होंगे कि एक साथ कर दिया जाता है। गेहूं भी बो दिया जाता है और उसी में बीच बीच में सरसों भी बो दिया जाता था। तो दो फसल यही हुए कि दो फसलों की खेती एक साथ इसमें कर दी जाती थी। तो ऐसे क्यारियां बनाई जाती थी, और क्यारियां जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई रहती थी। तो इससे सिंचाई भी आराम से हो जाता था और खेती भी आसानी से हो जाती थी। अब इस सभ्यता में ये जुते हुए खेत के प्रमाण कैसे मिलते हैं कालीबंगन से? तो इसका रीजन ये है कि जब इतिहासकार खुदाई करते हैं, किसी चीज के बारे में जानते हैं, तो खुदाई दो तरीके से होती है। एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर, डायरेक्ट आपका खोदते हुए नीचे चले जाइए, और एक होता है क्षैतिज, जिसमें परत दर परत आपकी खुदाई होती है। तो पहले एक परत के बारे में खुदाई हुई, तो वहां जो चीजें मिली उसका अध्ययन कर लिए, फिर दूसरे परत पे हम जाते हैं, खुदाई करते हैं। वैसे परत दर परत जब इतिहासकार खुदाई कर रहे थे, तो वहीं पर कुछ चीजें जो है पुरातत्व में दबी हुई मिल जाती है। तो जैसे कोई विशाल जो है चीज आपको दबी हुई मिलती है, तो जब उस दबी हुई चीज को हम उठाते हैं, तो उठाने के बाद सदियों से बनी हुई एक ग्रिड लाइन पैटर्न दिख जाता है। तो उसी पैटर्न पर इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर खेती इस प्रकार से की जाती थी। तो ये खेती के प्रमाण यहाँ पर कालीबंगन से आपको देखने को मिल रहे हैं। कालीबंगन कहाँ पर आपका? राजस्थान में है। तो यहाँ पर जुते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है। आप देखते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी आपको पुरास्थल मिले हुए हैं, उनमें से अधिकांश आपको कहाँ पर मिले हुए हैं? राजस्थान साइड में मिले हुए हैं। ये जो आपका मरुस्थल का एरिया है, उस मरुस्थल के एरिया में मिले हुए हैं। तो उस मरुस्थल के एरिया में सिंचाई को लेकर काफी दिक्कत होती थी। तो सिंचाई के लिए दिक्कत होती थी, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता था? सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता था। और कहीं कहीं ऐसे स्थान है जहां पर नदियां नहीं होती थी, तो नदियां न होने के कारण, न होने की स्थिति में वहां पर क्या बनाया गया था? नहरें बनाई गई थी। तो नहर का अवशेष कहाँ से आपको मिल रहा है? अफगानिस्तान के शुर्तुभुई से आपको नहर का अब जो है नहर के बारे में जानकारी मिल रही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नहर का अवशेष कहाँ से मिला हुआ है? तो नहर का अवशेष आपको अफगानिस्तान के शुर्तुभुई नामक स्थान से मिला हुआ है। अफगानिस्तान के शुर्तुभुई नामक स्थान से आपको मिला हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ शुर्तुभुई से ही नहर का आपको प्रमाण मिलता है, इसके अलावा पंजाब और सिंध में ऐसे आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। या इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि ये नदियां अगर बनी भी रही हों, नहरें बनी भी रही हों,
तो वो समय के साथ धीरे धीरे उसमें मिट्टी भर गई हो, गाद भर गया हो और वो नहर पट गया हो, भर गया हो, जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ऐसा भी माना जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में आपको लगभग 700 से अधिक कुएं सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो कुएं बनाए गए थे, तो कुएं से भी सिंचाई का काम किया जाता था। आधुनिक समय में, अभी कुछ समय पहले जब भारत में ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, नहरें कम क्षेत्रों में थी, तो अब यहाँ पर सिंचाई आपको कुएं के माध्यम से किया जाता था। कुओं में रहट लगाया जाता, तो रहट के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तो सेम अनुमान वही लगाया जाता था कि अगर नहर नहीं है, नदी नहीं है, तो सिंचाई कैसे किया जाएगा? तो सिंचाई कुआं के माध्यम से किया जाएगा। तो सिंचाई के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पर 3 साधन मिल रहे हैं? 3 साधन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। नदी, नदी के अलावा नहर मिल रहा है। नहर कहाँ मिल रहा है? अफगानिस्तान के सुर्खभूमि में। और कुआं, तो आपको कुआं, 3 यहाँ पर सिंचाई के साधन देखने को मिल रहे हैं। धौलावीरा गुजरात में एक जगह है जहां पर सिंचाई के लिए जलाशय का प्रयोग किया जाता था। जो बड़े बड़े तालाब होते थे, तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। अब वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, या कुछ पानी जो है वो नदियों द्वारा इसमें भर दिया जाता था। तो जब पानी बड़े बड़े तालाबों में, जलाशयों में भर दिया जाता था, तो इसका प्रयोग नहाने के लिए भी कर लिया जाता रहा होगा, और इसके साथ ही साथ खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग कर लिया जाता रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपको पकी हुई मिट्टी के हल मिल रहे हुए हैं। इससे यहाँ पता चलता है कि खेती होती थी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ औजार देखने को मिल रहे हैं जिसका प्रयोग खेती में किया जाता था। धातु के ये औजार हैं। और यहाँ पर एक बड़ा जलाशय देखने को मिल रहा है जो एकदम पकी हुई मिट्टी का बना हुआ है। पकी हुई मिट्टी या पकी हुई ईंट का यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर राजगिरी का कार्य किया गया है। तो ये एक आप किताब में देखेंगे तो आपको ये फिगर देखने को मिल जाएगा। ये मैप है। मैप में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इंडिया का एरिया है, ये आपका पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरिया दिख रहे हैं। किसके एरिया दिख रहे हैं? यहाँ पर आपको एरिया जो आपको दिख रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया दिख रहे हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पर शहरीकरण था। शहरीकरण इसकी मुख्य विशेषता थी। अब हम लोग इसके बारे में एकदम अच्छे से देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रिड पद्धति पर शहर बनाए गए थे। शहर कैसे बनाए गए थे? शहर ऐसे बनाए गए थे, सबसे पहले ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले सड़कें बनाई गई। सड़कें बन गई। सड़कें बनने के बाद यहाँ पर फिर नालियां बनाई गई। सड़कों के जस्ट किनारे किनारे नालियां बनाई गई। और नालियां और सड़क ये दोनों जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे थे, यहाँ पर 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले सड़कें बनाई गई, फिर सड़कों के पास पास में नालियां बनाई गई। नालियां बनाने के बाद फिर भवन बनाए गए। तो अब ऐसा बनाने से क्या हुआ कि जब भवन आपके का लास्ट में बना, तो यहाँ से आपके जो घर का पानी होगा, घर का पानी का मतलब है कि आपको नहाने के बाद जो पानी नहाने में जो पानी यूज करते हैं वो भी बाहर जाएगा। खाना बनाने के बाद जो पानी यूज करते हैं वो भी बाहर जाएगा, या कपड़ा धुलने के बाद। तो ये जो पानी आपका निकल रहा है, तो ये आपका नालियों से होता हुआ बड़े बड़े नालों में चला जाता था। नालियों से होता हुआ किस में जाता था? बड़े बड़े नालों में। अब ये नालों में पानी चला गया, तो इससे क्या होता था कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था एकदम अच्छी हो गई, और कभी बाढ़ नहीं आता था। बाढ़ नहीं आती थी, और बीमारियां नहीं होती थी। सबसे ज्यादा दिक्कत तभी होता है जब आपके आसपास पानी काफी समय तक भरा रहता है, तो उसमें तरह तरह के जीव जंतु बढ़ने लगते हैं और इससे बीमारियों का खतरा बनता है। तो इस सभ्यता में सबसे पहला ध्यान दिया गया
नालियों पर, नालियां जो है वो छोटी छोटी होती थी, फिर जो नालियां जाकर बड़े बड़े नालों से मिल जाती थी, और एक टाइम पर जैसे मान लो कि ये आपका नाला है, तो नाले पर एक यहाँ पर होल बनाया जाता था, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर एक होल बनाया जाता था, फिर कुछ समय बाद एक होल यहाँ बनाया जाता था। तो जो आप पानी के साथ जो आपका कचरा बह के आता था वो इसमें भर जाता था, तो इस कचरे को साफ कर लिया जाता था, तो कचरे को साफ करके बाहर निकाल दिया जाता था। इससे जल निकासी एकदम आसान तरीके से बनी रहती थी। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी पहलू क्या थी। यहाँ पर शहरी केंद्रों का विकास था, और मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है। तो मोहनजोदड़ो अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा खोजा गया था, तो मोहनजोदड़ो को आपको राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी द्वारा कब खोजा गया था? तो ये आपका 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा कब खोजा गया था? तो ये आपका 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो ये चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, मैंने 3-4 बार बता दिया है। फिर भी अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो आपके बेसिक जो जरूरी चीजें हैं उसको आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही चीजें आप बाद में जब एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो वो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रहेंगी। अब यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थी दो भागों में विभाजित थी, और दो भागों में कैसे थी? एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। और पुरातत्वविदों ने इनको दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग पर जो है संरचनाएं बनी थी वो कच्ची ईंट के पहले चबूतरे बनाए गए, चबूतरा बनाने के बाद उस पर आपका भवन निर्माण का काम किया गया, और दुर्ग की दीवार को घेरा गया था, जिसका अर्थ है निचले शहर से थोड़ा अलग कर दिया गया रहा हो। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके बाद कार्यान्वयन किया गया था। नियोजन के बाद अन्य लक्षणों में ईंटें भले ही शामिल हों, और वे जो ईंटें थी उन्हें धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाया जाता था, और ये एक निश्चित अनुपात में होती थी, जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। इस प्रकार जो ईंटें मिली हुई हैं वो हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाई गई हैं। हम आपको इन चीजों को एक बार फिर से बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, हड़प्पा, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर सबसे प्रमुख विशेषता या इसकी क्या थी? ये था नगरीकरण, नगरीकरण या इसी को हम बोलते हैं शहरीकरण। शहरीकरण या नगरीकरण इसकी मुख्य विशेषता थी। और यहाँ पर जो आपको भवन मिलते हैं वो 2 तरीके के मिलते हैं। नगर जो है वो 2 तरीके के मिलते हैं। 2 तरीके के कौन कौन से हैं? पहला आपका है दुर्ग, और दूसरा आपका है निचला शहर, निचला शहर। अब ये दुर्ग और निचला शहर में क्या अंतर था? तो दुर्ग में जो आपके भवन बनाए जाते थे, भवन, तो भवन को सबसे पहले एक नींव अच्छी खासी बनाई जाती थी, और उस नींव के ऊपर जो है आपका भवन बनाया जाता था। और ये जो नींव थी, नींव आपकी कच्ची ईंट की बनी होती थी। इसकी कच्ची ईंट की आपकी नींव बनाई जाती थी, तो फिर उस पर भवन बनाए जाते थे। और इसमें जो आपके भवन थे वो आपके 2 मंजिला भी देखने को आपको मिलेंगे। जो आपको भवन मिलेंगे वो 2 मंजिला भी देखने को मिलेंगे। तो ये रहा। और ये जो दुर्ग का एरिया था, ये संभ्रांत लोग जो इसमें थे, जो इस एरिया के मुख्य लोग थे, चाहे वो यहाँ पर
पूजा करवाने वाले लोग हों या और जो नगर की मुख्य व्यवस्थाओं को देखते थे, तो वो लोग इस एरिया में रहा करते थे। और निचला शहर ये भी आपका एक बाउंड्री वॉल से घेरा गया रहता था। जैसे दुर्ग आपका घेरा गया रहता था, वैसे ये एरिया भी घेरा गया रहता था। इसके कंपैरिजन में निचला शहर काफी बड़ा होता था बड़ा होता था। तो यहाँ पर जो आपको घर देखने को मिलते हैं वो कच्ची और पक्की ईंट दोनों के मिलते हैं। और यहाँ पर भी जो आपके भवन बनाए जाते हैं तो वो भी पहले नींव बनाए जाते थे, उसके ऊपर बनाए जाते थे। और रीजन क्या था कि इसमें काफी बड़े लोग रहते थे, जो धन संपदा या पद से बड़े रहते थे, वो लोग इसमें निवास करते थे। निचला शहर में आपके सामान्य नागरिक निवास करते थे। तो ये यहाँ की मुख्य विशेषता थी। और अगली लाइन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आपको ईंटें जो बनी हुई मिलती हैं, जो ईंट थी, ईंट ईंट में आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपको सभी पूरे हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी ईंटें आपको मिलेगी एक ही पैटर्न में मिलेगी। और ये इनका क्या अनुपात था? 4:2:1। ये इनका अनुपात था। अगर लंबाई 4 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर है होगी और ऊंचाई 1 मीटर होगी। तो जो अनुपात आपका ये है 4:2:1, यही अनुपात आपका ईंट का पूरे हड़प्पा सभ्यता में है। अब आप देख रहे होंगे कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है। और उस पूरी सभ्यता में आपको जितनी भी ईंटें मिल रही हैं सब एक ही पैटर्न की हैं, इसी अनुपात की हैं। इससे इतर एक भी ईंट आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि नगर नियोजन कितना इनका अच्छा रहा होगा कि इतने बड़े एरिया में सब चीजों को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता था। अब इसमें हम देख लेते हैं कि नालों का निर्माण। तो नालों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। इसमें जल निकासी को ध्यान दिया गया था। तो जल निकासी के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो जल निकासी के लिए आपका नालों का प्रयोग किया जाता था। तो सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब ये जो आपका ग्रिड पद्धति है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, ये ग्रिड पद्धति है जिसमें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उसके बाद अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यही जो मैंने आपको बताया कि पहले नालियां और सड़कें बनाई गई, उसके बाद फिर आपके घर बनाए गए, आवास बनाए गए। प्रत्येक घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ना था। तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। तब ये मान लो कि आपका गली है तो किसी गली के जस्ट बगल से ही आपका नाली गई हुई रहती थी। अब आपको घर से पानी निकालना है तो इसके लिए आपका घर जो है इससे सटा होना जरूरी है। कोई एक दीवार इससे सटी हुई होगी तो यहाँ से आपका पानी आराम से नाली में चला जाएगा। और घर कैसे बनाए जाते थे, गृह स्थापत्य कैसा था? तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो अभी मैंने आपको बताया, निचला शहर और दुर्ग। तो निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। तो जो घर थे, घर में जो है आंगन बने होते थे। छोटे घर में लगभग एक आंगन होता था, बड़े घर में कई आंगन होते थे। और इस आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। मान लीजिए कि ये आपका पूरा घर है तो घर के बीच में ही आपका एक आंगन होता था और इस आंगन के चारों ओर आपके कमरे बनाए जाते थे। ये आपके कमरे यहाँ पर बन जाते थे। और जो यहाँ पर आपका जो मुख्य गेट होता था, बरामदा होता था, वो डायरेक्ट आपका यहीं से होते हुए एक गैलरी के माध्यम से आंगन में आता था। आप डायरेक्ट जो है किसी कमरे में नहीं जा सकते। अगर आपको कमरे में जाना है तो आपको आंगन में आना पड़ेगा ही। और इन घरों में आपको खाना बनाने के लिए और कताई करने की चीज़ों को एक साथ करने के लिए चीज़ें बनी बनाई आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपके कमरे बने रहते थे। इसमें खिड़कियाँ नहीं होती थी। खिड़कियाँ नहीं होती थी तो इनमें जो हवाएं आती थी वो आंगन के माध्यम से ही उजाला और ये चीज़ें आ जाती थी। यहाँ लिखा है कि इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। जो आपका यहाँ बरामदा होता था, बरामदे के बाद कुछ आपके गैलरी बनी होती, इसके बाद आप आंगन में आ जाते थे। डायरेक्ट आप आंगन में नहीं आ सकते थे। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था।
प्रत्येक घर में जो है एक अपना स्नान घर, जिसको बाथरूम बोलते हैं, वो होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से, सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। तो यहाँ से जो पानी आपका निकलता था वो सड़क नालियों के माध्यम से आपके बड़े नालों में पहुंच जाता था। कुछ घरों में दूसरे तल पर या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। तो जो घर यहाँ पर आपके डबल मंजिला होते थे तो उसमें आप ऊपर कैसे जाएंगे, तो सीढ़ियां बनी होती थी। तो यहाँ से सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता हो, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं आपको मिले हैं। तो घर के बाहर आपको या बरामदे के आसपास ही कुआं आपको देखने को मिलता था, और इस कुएं का प्रयोग जो है आमजन जो बाहर से आते जाते थे, अगर वो पानी पीना चाहें तो यूज कर सकते थे। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो से टोटल कितने, लगभग 700 कुएं आपको देखने को मिलते हैं। ये पूरा मैप है। यहाँ पर ये दुर्ग का एरिया है, छोटा है, और ये निचला शहर है, निचला शहर काफी बड़ा है। तो जो पीडीएफ मैं दूंगा वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पर दुर्ग। तो दुर्ग में क्या क्या चीजें हैं। जो दुर्ग आपका छोटा है लेकिन कई मामलों में बड़ा है। तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम होता था। माल गोदाम को ही आप विभिन्न किताबों में अन्नागार के नाम से जानते हैं, अन्नागार। तो यहाँ पर अन्नागार की चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईंट के बने हुए निचले हिस्से मिलते हैं। तो जो आपके घर होते थे वो घर का जो नीचे का एरिया था वो ईंट का बना होता था, और ऊपरी एरिया वो लकड़ी का बना हुआ होता था। और अभी वर्तमान में हमको नीचे के ईंट के बने हुए अवशेष मिले हैं। जो पहले लकड़ी के बने हुए होते थे वो सब नष्ट हो चुके हैं, और इनमें आपको विशाल स्नानागार भी देखने को मिलता है। ये जो स्नानागार आपको देखने को मिलता है ये आंगन में बना होता था। एक आयताकार जलाशय होता था, आयताकार तालाब होता था, जिसके चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ होता था। तो जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी होती थी। जलाशय के किनारों तक ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके ईंटों को पहले पकाया जाता था, फिर जमाया जाता और फिर जिप्सम का गारा प्रयोग किया जाता था। उससे इसको अच्छे तरीके से एक दूसरे से सटाकर बनाया जाता था, एक दूसरे को आपस में सटाकर बनाया जाता था। इसके अलावा ये जो आपको स्नानागार मिलता है इसमें 3 कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक बड़ा कुआं था, और जलाशय के पानी जो है इसमें जो जलाशय में पानी भर रहता था वो एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली जो दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। तो इस स्नान घर के जस्ट बगल में ही एक छोटा स्नान घर था, जिसमें 8 छोटे छोटे स्नान घर बनाए जाते थे, और इससे जो नालियां निकलती थी ये जो है डायरेक्ट आपके बड़ी नाली से मिल जाते थे, वहीं पर पानी चला जाता था। यही चीजें यहाँ पर मेंशन है। इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो ये जो आपका बड़ा वाला स्नानागार मिला है, इससे ये पता चलता है कि अगर कोई विशेष त्योहार होता था, पर्व होता था, तभी इसका यूज किया जाता था। तो ये पूरा मैप है, इस मैप में चीज़ों को दिखाया गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ों को बताया है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका ऐप आपको एग्जाम हंट ऐप पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।